दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और आप सबका अपना साथी एवं अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। साथियों, आज जो ये चर्चा कर रहे हैं बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव है और एकदम से दिल को झकझोर देने वाली घटनाओं के साथ आपके सामने आए हैं। और इससे पहले कि आप की और हमारी ये चर्चा शुरू हो, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो वही रोज वाली रिक्वेस्ट कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आज कल एक न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है, जिसमें एक छत्तीसगढ़ का केस है। एक महिला ने कोई ब्याज वगैरह लिए पे पैसे लिया था लोन पे, और विडंबना देखिए कि वो 7 साल से लगातार रीपेमेंट करते रही, और उस 7 साल में जब उसका पीछा नहीं छूटा और बैंक वालों ने इतना परेशान कर दिया कि उसने पहले तो कोरोना में अपने पति को खोया था, और उसका 20 साल का बेटा था जो सुसाइड कर लिया, और शासन प्रशासन मूक दर्शन बन के देखती रह गई। अब उसके सुसाइड पत्र जो उसने लिखा था, उस पत्र में उसने बैंकों से रिक्वेस्ट की है, कर्जदारों से, कि मैं तो जा रहा हूं, आप मेरी मां को मत परेशान करना। कितना द्रवित करने वाली घटना है। अगर शासन प्रशासन पहले जाग गया होता, उस महिला का बुढ़ापे का सहारा तो नहीं छीना जाता। खैर, जो भी हुआ, हम तो सिर्फ अपनी वेदना प्रकट कर सकते हैं और ईश्वर से उसके लिए कामना कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह हमारे शासन और शासन के साथ साथ सरकार और कानून व्यवस्था की भी देन है। लेकिन इसकी देन कम, हमारी आपकी देन ज्यादा है, क्योंकि हम लोग जाग नहीं रहे, किसी चीज को लेकर हम समझ नहीं रहे। समझाने का प्रयास हमारे जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे संगठन आपके बीच में समय समय पर आते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आपको जगा के वो चले जाते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में हम लोग जागते हैं फिर सो जाते हैं, जागते हैं फिर सो जाते हैं। यही स्थिति हम लोगों की लगातार आदिकाल से, अनंत वर्षों से चलते आ रही है। चाहे आप किसी भी युग में चले जाइए, हम जागते हैं फिर सो जाते हैं, जागते हैं फिर सो जाते हैं। यही स्थिति रही और इसी का लोग फायदा उठाते रहे। आज अगर बात करें तो असल में हमारे देश में रुपया रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? क्योंकि रुपए को इन्होंने वचन पत्र या पर्ची बना दिया। अब वचन पत्र और पर्ची रुपया नहीं हो सकता, और रुपया
रुपया कभी वचन पत्र या पर्ची नहीं हो सकता। जो चीज है ही नहीं वह चीज कौन दे सकता है? ईश्वर के सिवा किसी के पास अधिकार नहीं है कि कोई चीज है या नहीं है, और अगर कोई चीज नहीं है तो उसको कैसे दिया जाए, यह काम सिर्फ ईश्वर कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन आज शासन मतलब बैंक हो गया और बैंक मतलब शासन हो गया, क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो सरकार और बैंक वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप हेड और टेल करते हैं, ऐसे ही सरकार और बैंक। यानी अगर मैं ये कहूं कि आज आपकी जो सरकारें चल रही हैं वह सरकारें सिर्फ टैग हैं, बाकी की व्यवस्था तो सारी बैंकिंग व्यवस्था कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। दूसरी बात यह, अगर आपके पास लड़ने की ताकत नहीं है, समझने की इच्छा नहीं है, जागरूक होना नहीं चाहते, आपने जो कर्ज लिया है उसका भुगतान कर दें। अगर आप में जज्बा है, लड़ने का हौसला है, जागना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको सवाल करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तब तक आपका आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, सामाजिक शोषण सब कुछ होता रहेगा, और आप और हम मूक दर्शक होके देखते रहेंगे। इसलिए हमें आपको जागने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और जब तक आप समझेंगे नहीं, जागेंगे नहीं, तब तक आपका शोषण ऐसे ही बदस्तूर करते रहेंगे। आज रामलाल का शोषण हो रहा है, कल श्यामलाल का होगा, परसों हरिलाल का होगा, अगले दिन आपका नंबर है। यही प्रक्रिया चलते रहेगी। हमें जागना ही होगा। जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। आज आपके देश में जो सरकारें बन रही हैं वो ईवीएम की देन है। ये नहीं, अगर आप ये सोचे कि सरकारें आप बना रहे हैं तो आपका भूल है। इसलिए भूल है क्योंकि ईवीएम है तो सरकार है, और सरकार से आप इस तरीके की अपेक्षा कतई नहीं रख सकते कि सरकार आपको हल करके देगी। आप ऐसे ही मरते रहोगे, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते रहोगे, आपका नहीं जाए क्या देने वाला। इसलिए पैसा हुआ जहां जाएंगे समझने की आवश्यकता है। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप जागेंगे नहीं, तब तक आपका कुछ होगा। क्योंकि आज स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। आप बहुत विकट परिस्थिति में फंस गए हैं और ऐसे ही आप फंसते रहेंगे। तो आपको बचाएगा कौन? आप में हिम्मत होनी चाहिए, और जब तक आप में हिम्मत नहीं है तब तक आप बच नहीं पाएंगे। सरकारों का लक्ष्य है किन प्रकार आपका सिर्फ शोषण करना। जरा आप सोच के देखिए, आप आने वाले 10 सालों में कहां पे खड़े रहेंगे?
आप ये भी सोचिए कि 10 साल पहले आप कहां थे। इसलिए आपको जागने और सोचने की आवश्यकता है। आज अगर 10 साल पहले आप जाएंगे तो जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है, इस इनकम से कम इनकम आपकी रही होगी, लेकिन आपका सेविंग, आपका बचत आज से ज्यादा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो डॉलर शाही 25 मई 2014 के बाद शुरू हुई, इसकी पराकाष्ठा अब अंतिम पड़ाव पर है। पहले भी डॉलर शाही थी, ऐसा नहीं कि पहले डॉलर शाही नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन इस हद तक नहीं थी जिस हद तक हम पहुंच गए। कल मैं अखबार पढ़ रहा था, उस अखबार में यह प्रक्रिया व्यक्त किया गया था कि डॉलर 100 रुपए से अधिक होने के कागार पे। अब आप सोचिए, जिस दिन डॉलर 100 रुपए का हो गया, उस दिन आपका रुपया जीरो हो गया। और जब आपका रुपया जीरो हो गया तो आपके यहां महंगाई कहां जाएगी? और जब महंगाई का कोई तोड़ नहीं होगा तो मौत अपने आप आपको गले लगाना शुरू करेगी। या तो भुखमरी, जिसे अंग्रेजी में फूड क्राइसिस कहते हैं, या जो फर्जी बीमारी आने का भी गाइडलाइन दुनिया भर की टीवी में दिखा रहे हैं, ये करेगी। लेकिन आपका अंत निश्चित है। आपका कहने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ आप उसमें, मैं भी हूं, सभी उसमें। क्यों? क्योंकि सरकार के दायरे में जो ये चंद लोग कुर्सी नशीन हैं, एमपी, एमएलए, विधायक, बड़े उद्योगपति, इनके अतिरिक्त हम लोगों की गिनती नंबर ऑफ काउंटिंग में आती है। अब ये नहीं पता कि आपका कितना नंबर है और मेरा कितना नंबर है। सरकार की निगाह में हम और आप केवल और केवल एक संख्या मात्र है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन आत्महत्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान समय में बैंकों की भाषा में बोलें तो इसे JFM, जनवरी फरवरी मार्च क्लोजिंग कहा जाता है। और अगर मैं इसको अपनी भाषा में बोलूं तो जाल में फंसा कर मारना कहा जाता है। और इस पे सरकार की रोज नई गाइडलाइन आती है कि कर्ज वसूलों के लिए ये करो, कर्ज वसूलों के लिए ये करो, दुनिया भर की। आप सोशल मीडिया से भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, टीवी अखबारों में भी देखते हैं। ये मैं नहीं कर रहा, और मेरे कहने का ये भी मतलब नहीं है कि आपको मैं किसी के खिलाफ भड़का रहा हूं या आपको कोई दंगा फसाद करने, किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहा। मेरे कहने का तात्पर्य केवल मात्र इतना है कि आप जागरूक बने, एकत्रित हों, संगठित हों और मर्यादा में रहते हुए अपनी लड़ाई स्वयं को विधिक रूप में लड़े, दस्तावेजों के आधार पर लड़े, ताकि आप अपना, अपने बच्चों का भविष्य बचा सकें और एक जागरूक समाज का निर्माण कर सकें। याद रखें, हम और आप समाज का एक ऐसे अभिन्न अंग हैं
जो समाज का निर्माण करते हैं। और समाज का निर्माण मेरे दोस्तों जागरूकता से ही किया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि समाज कोई भी निर्माण कर सकता है तो यह गलत है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, उनकी कैटेगरी बनी हुई है बाकायदा, लेकिन आज भी लोग सभ्य और जागरूक समाज को ही वरीयता देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जागरूक और सभ्य समाज से जुड़ेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसीलिए आपको उज्जवल भविष्य के लिए जागरूक होना पड़ेगा। सबसे पहले आप जागरूक हों, उसके बाद अपने बच्चों को जागरूक करें, उसके बाद आपका पड़ोसी जागरूक होगा, पड़ोसी के बाद आपका गली होगा, गली से मोहल्ला होगा, मोहल्ला से एरिया होगा, एरिया से गांव होगा। तो इस तरीके से हमें चैन बना करके जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम इन लुटेरों से अपना हक लेने में कामयाब होंगे। आपको कुछ चीजें बता रहा हूं और प्रत्यक्ष दिखाऊंगा भी आपको, और एक निवेदन भी है कि आप जो चीजें बताऊंगा दिखाऊंगा इस पे आप गहनता से विचार जरूर करना, और अगर आपको कहीं कोई संशय लगे तो सवाल भी पूछना। दोस्तों, आज प्रत्येक घर में कर्ज ने अपना मुंह फैला रखा है और इतना ज्यादा हो चुका है कि उसका कोई व्यक्ति भुगतान नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, यह सोचने का विषय है। कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी ईएमआई दे रहा है, यानी किस्त दे रहा है, तो उसका भी लोन खत्म नहीं हो रहा है, कर्ज नहीं खत्म हो रहा है। जो नहीं दे रहा है उसका तो कहना ही क्या। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रुपया है ही नहीं। अगर रुपया होता तो कर्ज होता, और जो चीज है ही नहीं तो वह कर्ज में कैसे आ गई? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इंसान के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है कि किसी चीज को वो जीवन दे सके। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जिंदगी और मौत के बीच में ही आकर के अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि जी वाकई ईश्वर है। आज जब रुपया है नहीं तो आपको कर्ज कैसा मिला? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि रुपया लिखने मात्र से ही रुपया नहीं हो जाता, और जो चीज मेरे पास है नहीं वह मैं किसी को दे नहीं सकता। ऐसा काम सिर्फ ईश्वर कर सकता है कि है नहीं लेकिन उसको उत्पन्न करके चमत्कारिक रूप से प्रदान कर सकता है। लेकिन इंसान के बस की यह चीज नहीं है, और न ही किसी साइंस के पास ऐसी ताकत है कि जो चीज है ही नहीं वह आपको दे दे। अब आप ये कहेंगे कि अगर रुपया नहीं है तो हमारा देश कैसे चल रहा है? रुपया है नहीं तो लोग कर्जदार कैसे हो रहे? क्योंकि चलन में तो है, हमारे आपके जेब में है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे आपके जो जेब में पैसे हैं वह रुपया नहीं है। और यह डंके की चोट पे कह रहा हूं, रुपया नहीं है तो मतलब नहीं। इसका प्रमाण आपको दिखाता हूं। आप, ये है रुपया, इसको आप देखिए, इस पे
लिखा है 1 रुपीज, अंग्रेजी में 1 रुपीज लिखा है और हिंदी में लिखा है 1 रुपया। शब्दों को ध्यान दें, इस पे लिखा है 1 रुपया, इस पे लिखा है। और इस कागज को कहते हैं कागजी मुद्रा, अंग्रेजी में इसे पेपर करेंसी कहते हैं। अब इस रुपए में दूसरा क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सबसे ऊपर देखेंगे तो लिखा है भारत। ये देखिए, इस पे लिखा है भारत। अब अगर आपको कहें कि यह रुपया है तो नहीं, यह 1 रुपए का नोट है और यह भारत सरकार का है। दूसरा आपको दिखाता हूं, यह है 2 रुपए। आप लोगों ने देखा होगा, ये 2 रुपए, इस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इस दोनों नोट को कंपेयर करते हैं। इस नोट में भारत सरकार लिखा है, इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, इस पे वित्त मंत्री के हस्ताक्षर और इस पे रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर। दूसरा, इसके ऊपर लिखा है 1 रुपया मात्र, और कुछ नहीं लिखा है, 1 रुपया लिखा है। और इस पे लिखा है मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब सोचने वाली बात यह है, इस पर तो यह लिखा गया कि मैं 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो इस पर भी लिखा जाना चाहिए था कि मैं 1 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन नहीं लिखा गया। देश एक ही है, करेंसी 2 है, आपके सामने है। अभी आपको तीसरी और चौथी करेंसी भी बताता हूं। अब इस 2 रुपए के ऊपर जितने आपको नोट मिलेंगे, सब पे यही लिखा रहेगा कि मैं धारक को 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए अदा करने का वचन देता। अब आपको दिखाता हूं मैं ये 5 रुपए। देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा ये नोट 5 रुपए का, और आपको दिखा रहा हूं ये आज भी चलन में है, चलन से बाहर नोट नहीं, चलन में है। और एक ये 5 का नोट है, दोनों अलग अलग है, देख लें आप अच्छे से, दोनों नोट अलग अलग है, दोनों का कलर चेंज है, दोनों का नंबर चेंज है, दोनों नोट अलग अलग है। अब इस नोट में भी आपको बताता हूं, इस नोट पर लिखा हुआ है मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अंग्रेजी में लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द फॉरएवर 5 रुपीज ओनली। इस पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर 5 रुपीज। नीचे हस्ताक्षर किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। इस पर जो लिखा है, इस पर क्या लिखा है, इस पर लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज एट यूज ऑफ एनी ऑफिस। यानी आपकी मांग किए जाने पर यह 5 रुपए का नोट दिया जा रहा है, जिसे आप जब चाहें रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय का मतलब हो गया किसी भी बैंक में जमा कराकर आप 5 रुपए ले सकते हैं।
दूसरा, इस पर जो लिखा गया है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर 5 रुपीज, ये एक वचन पत्र हो गया। इसमें तो ये कहता है कि आप बैंक में जाकर इसका भुगतान ले सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि 5 रुपए देने का वचन देता हूं। और इसमें एक और प्लांट है, वो है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रत्याभूत केंद्रीय सरकार। आज तक मैंने केंद्रीय सरकार का कोई कार्यालय नहीं देखा। कौन इस नोट का भुगतान करेगा, अदा करेगा, पता नहीं। कार्यालय कहां है? हवा में। अदा कौन करेगा? हवा में। कोई एड्रेस पता कुछ नहीं। अब आपको मजे की बात बताता हूं, यह है आपका असली रुपया। इसको गौर से देखिए, इस पर लिखा है 1 रुपीज इंडिया, ये। और बैक साइड में आप देखें, इस पे किंग वी जॉर्ज का तस्वीर अंकित है और सन है 1938, 1938। वजन है 11.664 मिलीग्राम, चांदी। मैंने इस सिक्के का वजन कल सोनार की दुकान पे करवा के फिर आपको बता रहा। जितना बोल रहा हूं इतना एग्जैक्ट है, और यह भी चलन में। दूसरा, यह भी 1 रुपया है, यह 1942 का है। इस पर और इसका भी वजन 11.664 मिलीग्राम, चांदी। अब ये और ये दोनों सिक्के आपको समझने की आवश्यकता है। इस पेपर करेंसी को लेकर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें एक कप चाय भी नहीं मिलती, और बहुत ज्यादा इसकी अगर कीमत मार्केट में मिलेगी तो सिर्फ एक चॉकलेट मिल जाएगी। आप खाएं या आपका बच्चा खाए। और इसको लेके जाता हूं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो सिक्का मैंने लेके गया था 1938 वाला, इस सिक्के को सुनार से मैंने पूछा कि ये कितने रुपए का है, तो इसने मुझे बताया कि आज के रेट से बाबूजी यह लगभग 1200 रुपए का है। और जब मैंने इस सिक्के की बात की, उसने मुझे बताया 768 रुपए, 768, क्योंकि उसने बताया कि इसमें सिर्फ 50% चांदी है, और इसमें बताया चांदी की मात्रा अधिक है। उसके बाद मैंने ये सारे नोट, ये देखिए इतने सारे हैं मेरे पास, ये सारे नोट और ये दोनों सिक्का ले जाकर के, मैं बैंक का नाम तो नहीं बताऊंगा, बैंक में गया। बैंक में जाकर के मैंने एक खेल रचा। मैंने मैनेजर से बात किया कि सर, मेरे दादाजी 5-7 साल पहले स्वर्ग सिधार गए, और मुझे ये चीज उनके सूटकेस से, संदूक से, बैग से मिला, और मेरे पास ऐसे कम से कम 20 से 22 सिक्के पड़े हैं, और ऐसे नोट मेरे पास बहुत ज्यादा संख्या में पड़े हैं।
क्या यह चलन में है और बैंक में जमा हो जाएगा? तो दोस्तों, बैंक मैनेजर ने एक्सेप्ट किया, बोला जी बिल्कुल हो जाएगा जमा और चलन भी। मैंने कहा ठीक है। बोला कितना है? मैं कहा जी गिना नहीं, मैं तो एक एक लेके आ गया आपको दिखाने के लिए। ठीक है जी, चलन में है, आप जब चाहें जमा करा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये सिक्का निकाला। मैंने कहा सर ये से सिक्के भी मेरे पास है, उसमें कुछ सोने के भी हैं। तो बैंक मैनेजर ने कहा ये सिक्के जमा तो मैं कर लूंगा, लेकिन इस पे जो लिखा गया है 1 रुपए, मैं 1 रुपए में ही जमा करूंगा। कल की बात बता रहा हूं मैं। बोला मैं इसको 1 रुपए में ही जमा करूंगा और आप अच्छे आदमी हो इसलिए आपको ये गुजारिश करूंगा, इसको आप बाहर ही बेचें, बाहर आपको इसको अच्छा पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा सर आप देख लेते, मैं कहां जाऊंगा, सोनार के पास जाऊंगा, बिल मांगेंगे। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो कोई आम ले लेगा, इसका कौन सा बिल होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने ये सोने का मोहर भी दिखाया उसको, ये मोहर, इस पर भी ये देखिए रिजर्व बैंक का लोगो आपको दिख रहा होगा और इस साइड में देखेंगे आप तो लिखा है वन मोहर इंग्लिश में और उर्दू में लिखा है वन मोहर। और इस मोहर की कीमत उस सोनार ने कल मुझे जो बताया लगभग 95,000 रुपए बताया। 95, 5,000 रुपए कम, 1,00,000 रुपए। साथ में उसने यह भी कहा कि अगर आप इसको सिक्का बाजार से ऐसा कुछ बहुत बताया उसने, हालांकि मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, बोला वहां पे इसकी कीमत तकरीबन 3 से 3.25 लाख रुपए आपको मिल सकती है। सोनारों के पास तो यही मिलेगा और इसका भी वजन 11.664 मिलीग्राम 24 कैरेट गोल्ड है। और जब ये 15 सिक्के हम जमा कराते हैं अकॉर्डिंग टू इस नोट जिस पे लिखा है कि ऑन डिमांड एट यूज ऑफ एनी ऑफिस, तो मुझे ये सिक्का मिलेगा, मोहर मिलेगा 15 रुपए में, यानी 175 ग्राम चांदी के बदले में हमें 11.664 लगभग 12.25 ग्राम सोना मिलता, 24 कैरेट गोल्ड। अब आप इसका आकलन कीजिए कि आप अगर इसको लेकर के सरकार के किसी भी कार्यालय में जाएं, डीएम के पास चले जाएं, एसपी के पास चले जाएं, एमपी के पास चले जाएं, एमएलए के पास चले जाएं, जज के पास चले जाएं, कहीं भी चले जाइए आप न्यायिक व्यवस्था तक, उनसे सिर्फ ये सवाल कीजिए कि क्या ये दोनों रुपए आज वैध मुद्रा है, चलन में है? तो उनका जवाब होगा जी चलन में है। फिर उनसे आप ये सवाल कीजिए कि अब आप बताइए इस रुपए में हमें एक टॉफी मिलती है, एक कप चाय भी नहीं आती, और इस रुपए में आज भी मेरे घर का 10 से 12 दिन का खर्चा पूरा होता है। और ये अगर 1942-44 वाला और ये लेके जाते हैं तो इस मुद्रा में अगर हम परचेसिंग करते हैं तो लगभग 10 दिन का खर्चा निकल सके। 10 नहीं तो 5 दिन तो मान ही लो यार, और 5 भी दिन ना मान लो तो इससे 767 गुना परचेसिंग पावर इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये 768 रुपए का मुझे बताया और ये लगभग 1200 रुपए। तो अगर लेटेस्ट का मान लें 768 रुपए से 1 रुपए का ये कागज का नोट दे करके 767 रुपए की आपके साथ ठगी किया। किसने किया? सरकार ने किया। सरकार कौन है? बैंक है। बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है। और इस लूट का जवाब कोई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है भाई? और मजे की बात आपको बताऊं मेरे दोस्तों, तो जो इनका एक्ट है, कॉइनेज एक्ट और आरबीआई एक्ट, उसमें जितना
वजन इनका दिया हुआ है उससे थोड़ा सा भी वजन कम नहीं मिला, एग्जैक्ट सही मिला। और यही चीज इसके लिए भी है, मोहर के लिए भी है। तो अब आप बताइए, अगर मैं ये कहूं कि आपने जो भी बैंक से लिया वो 700 गुना कम, 767 होता है, 700 गुना इसलिए मानते हैं कि मान लो 2-4 साल 5 साल पुराना आपका लेन देन है बैंक से, तब की बात लेके चल रहा हूं, तो 700 गुना तो आपको कम मिला। और जो आपने पेमेंट किया, भुगतान किया बैंक को, अपनी मेहनत मजदूरी खून पसीने की कमाई, वो 700 गुना ज्यादा दिया। अब सोचने वाली बात यहां पे ये है कि अगर आपको 700 गुना कम मिल रहा है और आप 700 गुना ज्यादा दे रहे हो, यानी 1400% आपके साथ लूट हो रही है। अगर आपके साथ 1400% लूट हो रही है तो क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि आप कर्ज से मुक्त हो सकते हो? असंभव। और रिजल्ट क्या होगा? आपको रोड पर तड़पता हुआ मरते लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको जागरूकता नहीं, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आप विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ करके आप अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई से लड़ते हुए सुसाइड कर रहे हैं। आपने क्या कभी सोचा कि आपके मरने के बाद क्या बैंक, सरकार आपके कर्ज को भूल जाएगी? नहीं। क्यों? आप तो चले गए, लेकिन आप अपने पीछे अपने बच्चों के कर्ज के दलदल में फंसाकर जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप लोन ना भरें, मैं यह नहीं कहता कि आप बैंक से लोन ले लें और देना, मैं यह नहीं कहता कि आप बैंक से लड़ें। मैं सिर्फ आपको दो ही चीज कहूंगा कि आप लोग जागरूक बने, सवाल जवाब करें। ईश्वर ने आपको मुंह दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए। एक चीज और आपको बताता हूं, मेरे पास कई सारे केसेस आए। अभी आज की भी बात बता देता हूं, अभी हमारे पास कुछ क्लाइंट आए बैठे हैं, लीगल टीम के पास बैठे हैं, डिस्कस हो रही है। क्योंकि मैं इसमें अपना लाइव आना था तो मैं इधर आ गया। जब भी बैंक देता है तो इंश्योरेंस कराता है, बीमा कराता है, आप लोगों ने सुना होगा। अभी की जो घटना आई उसमें यह है कि व्यक्ति ने लोन लिया, वो एक्सपायर हो गया और उसके वारिस जो हैं उन्होंने बैंक को सूचना दी कि भाई ये था कमाने वाला, ये तो अब रहा नहीं, और अब हमें जो हमारा बीमा हुआ है उससे रिकवर करके हमारे दस्तावेज हमें वापस दिए जाएं। बैंक ने उनका एप्लीकेशन ले लिया, आगे भेज दिया, और मजे की बात बताऊं, बीमा कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया यह कह के कि भाई इस व्यक्ति की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी जिसके कारण इसकी मौत हुई, जबकि उस व्यक्ति का लोन लेने से 5 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई थी और मर गया बंदा। यानी बीमा वाले हाथ खड़े कर दिए, अब पीछे वाले फंस गए। अब यहां पे सोचने वाली और विचार करने वाली ये बात है कि बैंक जब भी पॉलिसी कराता है, हमारे देश में 2 ही तरह की मौत होती है, ध्यान रखें। एक नेचुरल डेथ होती है और एक एक्सीडेंटल मौत होती है। नेचुरल मौत यह होती है कि बंदा नेचुरली मर गया। एक्सीडेंटल में यह होता है, एक्सीडेंटल का मतलब यह होता है बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके से। ये नहीं कि खाली आपका जा रहे हो बाइक से एक्सीडेंट हो गया, मर गए तो एक्सीडेंटल हो गया, ये नहीं। अब बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, अगर बंदा नेचुरल डेथ से मर गया तो कहेंगे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंटल बीमा हुआ था, और एक्सीडेंटल मर गया तो कहेंगे कि नहीं जी इसका तो नेचुरल बीमा हुआ है।
ये घुमा करके पैसे खा जाते हैं, मिल बांट के खा लेते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये आप कल्पना ना करें कि आपके मरने के बाद आपके बच्चे सुखी रहेंगे और आपका लोन का सरकार भुगतान कर देगी या माफ कर देगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये दोस्तों कि जो वर्तमान समय में परिस्थितियां चल रही, इसमें आपको जागरूक होना पड़ेगा और इसका आपको बदला लेने का समय हर 5 साल में आता है, ध्यान रखें, हर 5 साल में आता है और वो आता है चुनाव के जरिए। अब वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहा है वह चुनाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईवीएम की सरकार होती है। ईवीएम की सरकार एक समझौता है, एमपी आपका होगा तो एमएलए मेरा होगा, एमपी मेरा होगा तो एमएलए आपका होगा। इस तरीके से सरकारें बन रही। और हम आप क्या सोचते हैं कि अब इस पार्टी को हटाओ, इस पार्टी को लाओ, ये पार्टी हमारे लिए अच्छा करेगी। तो आपका भूल है। एक बार वो पार्टी अपने आप को कुर्सी पे बैठाने के लिए उस पार्टी की 100 कमियां निकालेगी, लेकिन उस कुर्सी पे बैठने के बाद उसी काम को प्रोसीड कर देगी आगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको 3-4 उदाहरण देते हैं और आप सर्च करके भी निकाल लेना। हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने आधार कार्ड का बहुत बड़ा विरोध किया था। बहुत लंबा चौड़ा एक भाषण दे रहे थे कि आधार निजता का हनन है, आधार हमारी प्राइवेसी भंग करता है, आधार मेरी ये करता है, आधार वो करता है, आधार नहीं बनाना है, हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे विराह चलता रहा, लोग आधार कार्ड बनवाए भी, बनता रहा। अब जब इनकी सरकार आ गई तब इन्होंने कह दिया कि आधार जीवन का ही आधार है। अब सोचिए आप, तब तो कुर्सी लेने के लिए इस तरीके से कर रहे थे। दूसरा आपको बताता हूं, जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये चिल्ला रहे थे कि भारत का रुपया क्यों रोज गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, इन नेताओं का रुपया नहीं गिर रहा है, इन व्यापारियों बिजनेसमैनों का रुपया नहीं गिर रहा है, आम आदमी की जेब का रुपया कैसे गिर रहा है, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे पता है ये रुपए का खेल क्या है। अब मोदी जी को सांप सूंघ गया, क्योंकि मलाई मिलने लग गई, स्विस बैंक में खाता हो गया। विकिलीक्स की रिपोर्ट हमारे पास है, डाल दूंगा, आप फेसबुक पे देख लेना। अब मोदी जी नहीं बोल रहे। कितना बताऊं, लोग संविधान की तो बात करते हैं लेकिन संविधान को पढ़ते ही नहीं, पता ही नहीं किस संविधान की बात करते हैं, हमें यह भी नहीं पता। पता नहीं ब्रिटिश किस संविधान की बात करते हैं या कोई और संविधान लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें आपको इस ईवीएम का बहिष्कार करना पड़ेगा। जब तक आप ईवीएम का बहिष्कार नहीं करोगे तब तक आपका नेता नहीं होगा। नेता पहले से ही मनोनीत हो जाता है कि ये नेता बनेगा, ये मंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये प्रधानमंत्री बनेगा, ये वित्त मंत्री बनेगा, ये फला ये फला ये फला, ऐसे होते रहता है। इसका भी उदाहरण अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको पता है, स्मृति ईरानी इलेक्शन हारी थी, चुनाव हारी थी, लेकिन थी कौन? शिक्षा मंत्री। मनमोहन सिंह कभी इलेक्शन नहीं जीते, न लड़े, कौन थे? आपके देश के प्रधानमंत्री। निर्मला सीतारमण जी इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन कौन है? देश की वित्त मंत्री। कितने उदाहरण हुआ आपको, लेकिन हमारी आपकी क्या है? 2 दिन तो याद रहता है जब अखबार में आता है, तीसरे दिन हम भूल जाते हैं। यही चीज हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है, इसे हमें याद रखना होगा। और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक नेता आपका नहीं होगा। वोट वापसी का अधिकार आना चाहिए। नेता वोट देगा और वापस ले सकता है। आम आदमी के पास वो अधिकार नहीं कि हमने वोट दिया, नेता हमारा काम नहीं कर रहा, हम अपना वोट वापस मांग लें। वो अधिकार नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर जनता के पास ये चीज आ जाएगी तो आप जागरूक हो जाओगे, सरकार तो चलेगी ही नहीं, अगले दिन गिर जाएगी।
तब जैसे अब किसान हरियाणा पंजाब के किसान बैठे हुए हैं, तब थोड़ी बैठने की जरूरत है। तब तो अपना वोट ही वापस ले लेंगे, सरकार गिर जाएगी। सरकार मेरी बनी रहनी चाहिए, जनता मरती है तो मरने देना चाहिए। क्या है, कैसा लोकतंत्र है? छाती पीट के चिल्ला करके ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। मुझे तो नजर नहीं आता कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हमारे देश में दो कानून, दो व्यवस्था, दो अधिकार, दो तरह की मुद्रा, दो तरह की नीतियां, सब दो तो हैं। तो हम कैसे हैं लोकतंत्र भाई? आप अपने आप को कैसे लोकतंत्र का हिस्सा मानते हो? मुझे बताना कि भाई मैं इस तरीके से लोकतंत्र का मुद्दा या लोकतंत्र का सदस्य हूं तो मैं मान जाऊंगा। मुझे तो सेटिस्फाइड कीजिए कि मैं लोकतंत्र का हिस्सा हूं। हम तो तैयार बैठे हैं कि आप आइए हमारे साथ, करिए डिबेट। आपको एक एक बात की पुख्ता जानकारी देंगे और आपके द्वारा बनाए गए कागजों से ही देंगे, अपने तरफ से नहीं देंगे। यह भी चैलेंज है। हर एक चीज की जितने भी सवाल करेंगे सबका एविडेंस पुख्ता सबूत के साथ करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के साथ करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा ही बनाए गए। उसमें हम कामा बिंदु फुल स्टॉप भी नहीं बदलेंगे, वही लगाएंगे आपके सामने। आप आइए तो सही मैदान में। लेकिन नहीं, हम लोग जाग नहीं रहे, हम लोग नींद में हैं। हम लोग रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पे पागल हुए। माफ करना, मुझे पागल जैसा शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा, क्योंकि इन नेताओं ने हमें आपको भ्रमित कर दिया है। कभी कुंभ के नाम पे, कभी संभल के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, ऐसे पता नहीं कितने मुद्दे फालतू के लाते हैं और हम आप उसी में भूल जाते हैं, असली मुद्दा भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आपको याद नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें जागरूक होना पड़ेगा। अभी दिल्ली में इलेक्शन है और 5 तारीख को वोटिंग। दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। लेकिन दिलचस्प पहलू एक आपके सामने है, आपके हाथ में है, और अगर आप चाहें तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। दिल्ली में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई है रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी। राइट टू रिकॉल दिल्ली में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, सॉरी चौथी सबसे बड़ी पार्टी आपके ने विकल्प के रूप में है। 21 एमएलए राइट टू रिकॉल से लड़ाए जा रहे हैं। और ये जितनी बातें आपको बताया, इस सारी बातें आपको उनके मेमोरेंडम में, आपको उनके घोषणा पत्र में मिलेगी। आप पढ़ लेना। अगर आपको लगे कि वाकई इन बातों में दम है तो अपना बहुमूल्य वोट जरूर देना। मैं आपको किसी पार्टी से या किसी संगठन से अलग करने की बात नहीं कर रहा। मताधिकार आपका अधिकार है, आप उसका उपयोग करें या दुरुपयोग करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि राइट टू रिकॉल जरूर एक बार मौका देने का प्रयास करें। हो सकता है कि आने वाले समय में देश की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दे। जिस उम्मीद से आपने केजरीवाल को समर्थन दिया था, सपोर्ट दिया था, सहयोग दिया था, आज उसी के सही रूप से हकदार राइट टू रिकॉल पार्टी है। और जिसके चुनाव प्रभारी डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी, किसान मजदूर जागृति मंच भी उनके सपोर्ट में खड़ा है। लेकिन जागना आपको है, बच्चों का भविष्य आपको देखना है। बच्चे आपके हैं, हमारे नहीं, ऐसा नहीं है। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। भविष्य आपका भी है, भविष्य हमारा भी है। आओ एक कदम बढ़ाएं असली आजादी की तरफ। और जब तक हम यह कदम नहीं बढ़ाएंगे मेरे दोस्तों,
ऐसे ही एक एक करके लोग मरते जाएंगे और इन यहूदियों पर, इन बैंकरों पर, इन शासन प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। आपको अपने मताधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल में लेना है, उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग ना करें। यही अपील है आपसे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं, वाकई आपका शोषण हो रहा है, तो आप हमारे संगठन से जुड़िए। संगठन का जो नंबर है वह आपके सामने एक बार बोल देता हूं, 94 684 77 951। 94 684 77 951। 94 684 77 951। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे। ध्यान रखें, इस पे कॉल नहीं होती है, इस पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आपसे बातचीत हो सकती है। और दूसरी चीज, किसान मजदूर जागृति मंच आपकी निःशुल्क हेल्प कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक भ्रांति और बता दूं जो अधिकतर लोग पालते हैं, कि जब आप कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करना चाहते हो तो उसका निश्चित पैसे, जो कागजी कार्रवाई के शुल्क लगते हैं, वकील की फीस वगैरह जो भी होता है, ड्राफ्टिंग वकील की फीस, वह आपको देय होगा। क्योंकि कानूनी लड़ाई जो भी है, हम आपकी लड़ाई आपसे ही लड़वाएंगे। हम अपने जेब से पैसे नहीं लगा सकते, इतना मजबूत अभी हमारा संगठन नहीं। आप अगर हमारे संगठन को सहयोग करना चाहते हैं और आपको लगता है कि हाँ, हम लोग वाकई धरातल पे काम कर रहे हैं, तो आप 1 रुपए से लेकर के जितना चाहें उतना अंक ट्रांसफर करके आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नए मुद्दे के साथ, नए डिस्कस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और किसी भी बहकावे में न आए। अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें, यही गुजारिश। जय हिंद, बहुत बहुत आभार।